बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला न्याज। और पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने मईशत को काफ़ी डिस्कस किया है। इस प्रोग्राम में भी हम मईशत के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मईशत एक बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट है, बड़ा खुश्क सा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारी हर चीज का दारोमदार इसी मईशत के इर्द गिर्द ही घूमता है। मजेदार बात यह है कि कुछ मेहमान बड़े खास हैं जो मईशत से भी रिलेटेड होंगे, दो ताजिर कम्युनिटी से भी रिलेटेड होंगे और जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी होंगे। इनसे जानेंगे कि मईशत जो है वो कितना जो है वो किरदार अदा कर रही है हमारी रियल एस्टेट में और हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। तो देर नहीं लगाते, मेहमानों का तारीफ करवाते हैं। जी मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आसिम इकबाल साहब जो कि माहिर मईशत है, शाहिद महमूद साहब है मेरे साथ जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, जनाब मोहम्मद नईम मीर साहब जो कि मरकजी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के हैं। मईशत कितनी अहम है किसी भी कंट्री के लिए, और अभी जो आप देख रहे हैं बजट खसारा जो है उस हवाले से क्या इनपुट है आपका? मईशत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आम हाउस होल्ड को हम देखते हैं कि उसके जो सरबराह हैं और या जितने भी घर में जॉब करने वाले हैं जो कमाते हैं, तो उन्होंने अर्निंग करनी है। अर्निंग करने के बाद फिर उन्हें देखना है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, हमारे लिविंग के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो उन्होंने भी अपने बजट का वो सारा एस्टिमेशन करनी है, उन्होंने देखना है, प्लस माइनस करना है, कितनी हमारी इनकम होनी चाहिए, यहाँ कितनी हमारी इनकम है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और इन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह मईशत को भी आप एग्रीगेट लेवल पे अगर उसका एनालिसिस करें तो पाकिस्तान के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ से इनकम हम अर्न करते हैं, तो उसके बाद फिर डेफिनेटली एक्सपेंडिचर्स भी हैं जिसमें हम नहीं, ये चीज़ तो मतलब एक आम सा तासुर है। हर कंट्री की अपनी एक इकोनॉमी है, हर कंट्री की एक अपनी मईशत है। मैं दोबारा आपकी तरफ इसी सवाल को लेकर आऊँगी। शाहिद साहब क्या समझते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं, एक जब बजट पेश किया जाता है तो डीलर हजरात की या प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार बजट में ना ये चीज़ हो जाए? देखिए, कोई भी फील्ड है उसमें उस फील्ड के लोग गवर्नमेंट से यही तकाजा रखते हैं या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें बेल आउट किया जाए, हमारे ऊपर बेजा टैक्सेस ना लगाए जाएं, हमें इजी एनवायरनमेंट दिया जाए बिजनेस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर हो या कोई भी तबका हो, कोई भी प्रोफेशन हो। तो जब आप उसको ईज आउट करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बदकिस्मती से हमारे इदारों में ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझे बगैर अपनी मजबूरियों को देखकर ऐसे बेजा टैक्सेस लगा देते हैं, इम्पोज करते हैं कि जिससे उस सेक्टर में फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है। हमारे अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बारहा ऐसा हुआ है, एक आध सेक्टर को ऐसा प्रमोट कर दिया जाता है और एक आध सेक्टर को बहुत ज़्यादा तरजीहात दे दी जाती हैं जिससे बैलेंस नहीं रहता, और जिसको दबाया गया है वो डिप्रेस हो जाता है और वो उसका नुकसान होता है, जिसको मराहत दी जाती हैं वो खुशहाल हो जाता है। तो इसको बैलेंस रखना गवर्नमेंट का काम है, जो कि गवर्नमेंट माजी की हुकूमतों ने भी इस पर कभी काम नहीं किया और बदकिस्मती से इस हुकूमत ने भी इस पर काम नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को बैलेंस रखकर चलें, सारे सेक्टर्स को फोकस करना चाहिए, ना कि 2-4 सेक्टर्स को। ठीक है नईम मीर साहब, आप बताइएगा कि हुकूमत ने आपका साथ दिया? देखें, हुकूमतें कोई भी हों, उनकी ख्वाहिश तो ये होती है कि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, लेकिन देखना ये है कि मारूजी हालात क्या हैं और हकीकी वाक़यात क्या हैं। कुछ हुकूमतें जो होती हैं वो अहल होती हैं और कुछ नाअहल भी होती हैं, और कुछ नीयत वाली होती हैं और कुछ बदनीयत होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो आवाम के वोटों से आई हुई होती हैं, और कुछ हुकूमतें ऐसी होती हैं जो मुसल्लत की गई होती हैं। तो हर हुकूमत की अपनी नौयत होती है और फिर अपनी नौयत की हुकूमत की फिर अपनी तरजीहात होती हैं। अब बदकिस्मती से जो ये मौजूदा हुकूमत है, ये एक तब्दीली का नारा लेकर बरसर इक़्तिदार आई थी, लेकिन उस तब्दीली के जो असरात हैं, असरात नहीं बल्कि कहना चाहिए बेहतर लफ्ज़ होगा कि तब्दीली के जो हैं इलेक्शन के बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं, यानी जो ज़लज़ले हैं, वो जो हैं वो आवाम ने महंगाई की सूरत में, मईशत की बदहाली की सूरत में, कारोबार की तबाही की सूरत में, और फिर पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में हम सब ने जो है वो सहे हैं।
और इस तब्दीली ने कोई भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर मुस्बत तब्दीली नहीं लाई, बल्कि हमारी ज़िंदगियों को और मुश्किल और परेशानियों में घेरा है। और हमें, और ख़ास तौर पर मईशत को चलाने वाली जो ताजर बरादरी है, उसको, जो रीढ़ की हड्डी है मईशत की, उसको किसी किस्म की सहूलत और आसानी नहीं दी, बल्कि उनकी आए रोज़ मुश्किलात में इजाफा किया। मतलब ताजिर बरादरी को हमेशा रगड़ा खाना पड़ा है। देखें, हमेशा नहीं खाना पड़ा, हर दौर में कुछ ना कुछ तो खाना पड़ा है रगड़ा, लेकिन ये दौर जो है, ये रगड़े के एतबार से जो है, ये अपनी हाईएस्ट लेवल पे है। आसिम इकबाल साहब, क्योंकि मईशत पर तो आपको काफ़ी दस्तरस है, पिछले 70 साल की अगर इकोनॉमी देखें तो उसमें जो ग्राफ आप बनाते हैं, मईशत का ग्राफ होता है, उस ग्राफ को आपने नीचे गिरता देखा है या ऊपर बढ़ता देखा है? इतना सिंपल नहीं है इसको, इनके हर जो दौर है उसमें स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट रहे हैं। तो 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें ग्राफ हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। उसके बाद फिर जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसमें ग्राफ थोड़ा सा नीचे गया। उसके बाद फिर फर्दर जब ज़िया रजीम आई, उस रजीम में भी हमारा ग्राफ ऊपर गया। ये बेसिकली एक फैक्ट है जो मैं बयान कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं पॉलिटिकल पॉइंट, हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेरा एक अपना, मैं सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। तो उसके बाद जब डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी में ऑन एवरेज जो ग्राफ है वो हमारा नीचे ही रहा। फिर जब मिलिट्री गवर्नमेंट आई, उसमें फिर हमारा ग्राफ ऊपर गया। जब फिर डेमोक्रेसी आई, फिर हमारा ग्राफ नीचे गया। तो ये अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं रही, क्योंकि एक इकोनॉमी है या एक नेशन को डेवलपमेंट की तरफ अगर मूव करना है, तरक्की की राहों पे अगर चलना है, तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि एक हाई ग्रोथ। कंसिस्टेंसी जो है ये कैसे लेकर आ सकते हैं मईशत? कंसिस्टेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या कंट्री है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी डेमोक्रेसी रही है, कभी मिलिट्री गवर्नमेंट आई है, तो इस वजह से अनसर्टेनिटी काफ़ी आती रही है, पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगती रही हैं। तो ये मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं हो पाई। तो कुछ अदवार में स्टेबल रही है, ग्राफ ऊपर रहा है, लेकिन फिर कुछ अदवार में वो नीचे जाता रहा। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। शाहिद साहब भी अपना इनपुट देना चाह रहे हैं। शाहिद साहब, इसके पे इनपुट दीजिएगा। हमारे, अगर हम इस गवर्नमेंट की बात करें तो हमारा अलमिया आप देखें कि 3 सालों में 6 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए। ऐसा ही है, तो बिल्कुल। अगर इस तरह की एनवायरनमेंट में आप गवर्नमेंट चलाएंगे और इसको एक मजाक समझ लिया जाएगा, तो फिर ना तो आपका मुईशत चल सकती है, ना आपकी गवर्नमेंट चल सकती है। ये सबसे सेंसिटिव जो एक मुल्क का मिनिस्ट्री होती है, वो या तो फॉरेन मिनिस्ट्री है या रेवेन्यू मिनिस्ट्री है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसको हम। तो अगर इनमें ही मजाक होगा और इनको ही आप सीरियस नहीं लेंगे और उसके सरबराह को ही आप हर चौथे दिन चेंज कर देंगे, तो आप बताएं कि हमारी मुईशत कैसे चल सकती है? यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। अगर इस तरह चलाएंगे तो पॉलिसी कैसे? एक नया मिनिस्टर आता है, उसको 2 महीने चीज़ों को समझने में लगते हैं, फिर वो बेचारा किसी एग्जीक्यूशन की तरफ जाना चाहता है, 4 महीने बाद पता चलता है कि उसको रिमूव करके एक नया फाइनेंस मिनिस्टर आ गया। तो और इसी तरह हमारा जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा इदारा है वो है FBR, जिसने टैक्स कलेक्शन करनी है, रेवेन्यू आना है, पैसे आने हैं, फिर वही आगे एक्सपेंडिचर्स में जाने हैं। उसमें भी यही हालत है कि आपके जो ऑफिसर्स हैं वो उस तरह से कॉम्पिटेंट नहीं हैं जिस तरह होने चाहिए। एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले इदारे के साथ भी उधर भी मजाक किया जाता है कि ऐसे लोगों को वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनका उस शोबे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा मीर साहब, तामीराती शोबे को जिस कदर रिलीफ दिया गया है, ठीक है, क्या आप समझते हैं वो काफ़ी है या उसमें मजीद बेहतरी की ज़रूरत है? देखें, तामीराती शोबे को जो रिलीफ दिया गया है, ये बुनियादी रिलीफ ये है कि जो ब्लैक इकॉनमी है उसको जो है वो पूछ गिछ से आज़ादी दी गई है। और यही है कि इमरान खान साहब का पहले दिन से नज़रिया था कि जी मैं ब्लैक इकॉनमी को ख़त्म करूँगा, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करूँगा, और ये सारे चोर हैं और जितना चोरी का पैसा है वो इधर पार्क होता है
और ख़ास तौर पे रियल स्टेट में तो बहुत, ये इमरान खान साहब के नज़रियात थे, लेकिन ये है कि ये नज़रियात जो हैं ये नाकामी और नामुरादी का जब शिकार हुए तो मजबूरन फिर इन्हें इस ब्लैक इकॉनमी को मौका देना पड़ा कि ये दोबारा मेन स्ट्रीम में आए और मईशत का पहिया रवा हो। अब ये जब दोबारा जो है ये इनको मेन स्ट्रीम में लाया गया है और इनको ये मौका दिया गया है, तो मैं समझता हूँ ये खुश आइन बात है। अच्छा। क्योंकि मैं तो हमेशा इसी मौक़िफ़ का हमायती रहा हूँ, हमेशा से मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो एसेट बियॉन्ड द मीन्स और ये जो है ना जी असासे और आमदनों के फ़र्क और ये पाकिस्तान की जो हमारे जो हालात हैं, जो हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ये उनसे मुताबिक नहीं रखते। सही बात है। और हमें अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के फ़ैसले करने हैं और हमें अपनी ब्लैक इकॉनमी को, जो कि हमारी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 60 से 70% हिस्सा हमारी मईशत का हमारी ब्लैक इकॉनमी है, तो हमें इस ब्लैक इकॉनमी को कैपिटलाइज करना है, हमें अपनी ताकत बनाना है। काफी हद तक कैपिटलाइज हो चुकी है और हमें नहीं, काफी हद तक नहीं हुई अभी किसी हद तक हुई है, काफी हद तक नहीं हुई। और मैं कहता हूँ कि इसे मुकम्मल कैपिटलाइज करें, क्योंकि देखें जो हमारी रियासत है वो तो ना हमारे आम आदमी को रोजगार दे सकती है, ना आम आदमी को हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सकती है, ना आम आदमी को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, ना आम आदमी की ज़िंदगी और उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, और ना ही आम आदमी को इंसाफ दे सकती है। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो रियासत की ज़िम्मेदारी हैं, लेकिन रियासत बवजह किसी भी वजह से इन ज़िम्मेदारियों को अदा करने से कासिर है। अब ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं ये अदा करनी है आपके प्राइवेट सेक्टर ने। अच्छा। तो अब ये प्राइवेट सेक्टर जो है, जब आप इसको बूम देंगे और रोजगार के मौके पैदा होंगे और लोग खुशहाल होंगे, तो फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज फिर उन्हें आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में सहूलत और आसानी देकर डॉक्यूमेंटेड सेक्टर का हिस्सा भी बनाएं और फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़े। क्योंकि आज लोग सवाल करते हैं कि जितने टैक्सेस हम देते हैं वो हम पर खर्च नहीं होते। हुकूमत जवाब देती है हम कर्जे दे देते हैं, हम दिफा पे खर्चा करते हैं, और हम अपने जो थोड़े बहुत जो है वो करंट एक्सपेंडिचर्स करते हैं, तो हम अंडर लायबिलिटी आ जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये वही सिचुएशन है कि अंडा मुर्गी ने पहले दिया, या दुनिया के अंदर जो है ना मुर्गी पहले आई अंडा आया। अब ये इस सिचुएशन का शिकार हम सब हैं। तो सूरत हाल ये है कि मैं समझता हूँ कि इनको जो सहूलतें आसानियाँ दी गई हैं इस तर्ज पर, और तमाम वो बिजनेसेस जिन्हें ये सहूलतें नहीं दी गई उन्हें भी मिलनी चाहिए। और इनके जो मसाइल अगर हैं ऐसे कि मजीद अगर ये सहूलतें मांगते हैं तो इनको वो सहूलतें भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। शाहिद साहब अपना इनपुट देना चाह रहे हैं इस पे, मैं इनपुट लूंगी, लेकिन यह कि हाय ऐसी मर गए, हाय ऐसी डूब गए वाली सिचुएशन से पता नहीं हम कब निकलना बाहर आएंगे, शुरू हो जाएंगे इस सिलसिले की तरफ। लेकिन मसला यह है कि मैशत कभी भी जो है ना वो एक जगह पर खड़ी नजर आती नहीं है, ये डावाडोल होती रहती है। इस पर मजीद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आपका मुल्क अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आ सकती। जितनी भी हमारी ताजर बरादरी है, वो रियल्टर है, वो कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें प्रॉब्लम्स और मसाइल रहेंगे, फुकदान रहेगा। और जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, यहाँ गवर्नमेंट्स आती हैं, लाई जाती हैं, उनको गिराया जाता है, बनाया जाता है, गिराया जाता है। जब तक ये खेल तमाशा पाकिस्तान में चलता रहेगा, हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। मीर साहब, मैशियत जो है ना उसको पाँव पर खड़ा करना है, लेकिन खड़ी हो नहीं पा रही है, मुस्तहकम कैसे होगी? देखें, नहीं होगी ये, वो इसलिए नहीं होगी कि इसमें जो तसलसल है ये बरकरार नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि हमारा अपना कोई मंसूबा, अपनी कोई प्लानिंग, हमारे अपने वसाइल को बुरुए कार लाकर अपने लोगों को अपग्रेड करना, हमारे पास कोई विजन, कोई मास्टर प्लान है ही नहीं। हम तो डिपेंडेंट है। रोजगार के मौके कैसे मैशियत के अंदर हम बेहतरी ला कर दिए जा सकते हैं? रोज़गार के मौके अगर क्रिएट करने हैं, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है वो है इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है वो अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो एक पुअर है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है।
तो लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है कि स्पेशली मैंने एक थोड़ा सी रिसर्च भी की है पॉवर्टी के हवाले से पंजाब के ऊपर 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमाम का मैंने पॉवर्टी लेवल एस्टिमेट मैंने किया, तो जो एक बहुत बड़ी डिवाइड मुझे नज़र आई है जितने भी पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर आप एक कसूर को देखें, उसके साथ लाहौर है, लाहौर के साथ शेखपुरा है, शेखपुरा के साथ फैसलाबाद है, तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर आलमोस्ट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का 55% जो एम्प्लॉइज़ है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ज़्यादातर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर हैं, सर्विस सेक्टर भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुजरावाला है, गुजरात है, सियालकोट है, पिंडी है, मुल्तान है, लेकिन ये जो एक आप कह लें कि एक जो 4 कंट्री जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पर 55% जो लेबर फोर्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो यहाँ पर है। तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे राजनपुर है, वहाँ पर पॉवर्टी का लेवल बहुत हाई है, और जो स्पेशली नहीं वो तो आसिम साहब हाई है, वो तो ना सिर्फ इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वो पूरे पाकिस्तान मैं के पॉलिसीज की तरफ ही आ रहा हूं। हाँ ठीक हो गया। मैं पॉलिसीज की तरफ ही आ रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमने कैसे इंक्रीज करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हमने दूर करनी है। बेसिकली कुछ हमारे जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या और पूरे पाकिस्तान में जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, वो हाईली डिप्राइव्ड हैं, और उसकी मेजर रीज़न ये है कि ना तो वहाँ पर इंडस्ट्री है, ना एग्रीकल्चर के ऊपर लोग वहाँ पर ज़्यादातर बेस कर रहे हैं। कुछ जगह पर ज़मीन भी ऐसी है कि वहाँ पर प्रॉपर क्रॉप्स भी उनकी हाई वैल्यूड प्रॉपर क्रॉप्स नहीं होती, और ना ही वहाँ पर सर्विस सेक्टर है, ना वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना वहाँ पर कॉलेजेस हैं, ना वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, तो ना वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ना वहाँ पर बैंक्स हैं, इसलिए वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, इस डिवाइड को ख़त्म करना है। अच्छा, इसको ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली अभी जो प्रॉपर्टी के अंदर जो एमनेस्टी स्कीम लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने दी है, मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि उसको गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर जो पॉवर्टी लेवल हाई है, अगर वहाँ पर एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट बरकरार रखती है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो स्पेशली प्रॉपर्टी के हवाले से हैं एक्टिविटीज़ कुछ वहाँ पर जनरेट करेंगी। मतलब ये कि आप ये जो मैंने सवाल आपसे किया है उसके बाद मुझे जवाब मिला भी नौकरी कोई नहीं हैगी, जा निकल दी वो, पर नौकरी है ही नहीं ना फिर। मतलब पहले इंडस्ट्री लावांगे, फिर इतना होएगा, फिर होएगा, फिर जाके इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, अगर आपकी इजाज़त हो जी। जी प्लीज़। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, देखें अगर आप चाहती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो और रोज़गार के मौके पैदा हों, तो आपको अपनी जीडीपी ग्रोथ पर तवज्जो देनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी जीडीपी ग्रोथ को जो है वो बरकरार नहीं रखते और उसको आगे नहीं बढ़ाते और इसको 9% तक नहीं ले जाते, ये आपको कम से कम मैं शरह बता रहा हूँ कि आपको 9% तक ले जाना पड़ेगा। जो साबका हुकूमत का दौर था, जब ये हुकूमत आई तो इसको 5.8% की जीडीपी ग्रोथ मिली थी, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 3 सालों में हम -0.4% की जीडीपी ग्रोथ पे चले गए। अब इस बजट के अंदर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 4.5% के लगभग जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर लेंगे। अगर आप जीडीपी ग्रोथ को अचीव करेंगे तो रोज़गार के मौके पैदा होंगे, वगरना स्टेट बैंक का ये मुरासला मौजूद है जिसमें बताया गया है कि इन कोविड की पेंडेमिक और इन मुआशी हालात को लेकर 32 लाख लोग जो हैं वो अपनी रोज़गार से महरूम हो गए हैं, जबकि हमें 60 से 70 लाख लोगों को जो है वो हर साल रोज़गार देना है। ज़रा आप इस बात को समझें। तो जब इतने लोगों को हमें हर साल रोज़गार देना है और इतने लोग जो हैं वो ऑलरेडी रोज़गार से जो हैं वो हाथ धो बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी मुआशी पॉलिसीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लॉ और मसाइल मौजूद हैं। अब जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी कैसे? अब सवाल ये है, देखिए सबसे पहले तो आपको एक कंड्यूसिव आपको माहौल देना पड़ेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी, और आपको ये जो है ना पकड़ धक्कड़ और नैब और अंदर कर देंगे, फाड़ लांगे, लटका देंगे, ये ड्रामे और ये जो नारे और ये जो बड़के हैं, इनसे आपको बाज रहना पड़ेगा और बड़ा डाउन टू अर्थ होकर आपको चलना पड़ेगा। दूसरा, आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा मुल्क के अंदर, और आपको तमाम लोगों को जो है, देखिए हम एक पोलराइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, ये हमें मानना चाहिए, तकसीम सोसाइटी है, यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट लोग, मफादाती ग्रुप, हर एक का अपना मफाद, फिर उनका
अपना एक प्रेशर ग्रुप, हमें इन तमाम लोगों को साथ लेकर चलना है और इसी को फन हुक्मरानी कहते हैं। और बदकिस्मती से इमरान खान साहब के अंदर जो हुक्मरानी का फन है वो तो है ही नहीं जी। तो इस अगर फन हुक्मरानी को वो इख्तियार करें, सबको साथ लेकर चलें और पिछली जो गुनाह और गलतियां किसी से हुई हैं अगर, तो मेरा ख्याल है उससे अफवा दरगुजर करें, माफ करें और आगे की सोचें। देखिए हमें आगे की सोचनी पड़ेगी। शाहिद साहब क्या है आगे की सोच? देखें, जो आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, आपके सामने एक एग्जांपल है कि देखें जब अभी एक साल में इन्होंने प्रॉपर्टी सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिफॉर्म्स की, लोगों को इंसेंटिवाइज किया, उसके असरात क्या हैं वो आपके सामने है। वो इदारा वो सेक्टर किस तरह से फ्लॉरिश कर रहा है, किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि सिर्फ एक सेक्टर को देखे, अगरचे वो हमें सूट करता है। अगर मैं बीइंग रियल्टर बात करूं तो मैं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं गवर्नमेंट को ये सजेशन देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का काम है, उसके लिए वो सारे उसके ब्लू आई चाइल्ड होने चाहिए, हर एक को उसको उसी तरह प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर मैंने पहले भी इसी तरह कहा कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, आपको हर सेक्टर को तवज्जो देनी है। आपको अपने मुल्क के हर वो ज़राअत हो, वो टेक्सटाइल हो, वो फार्मास्यूटिकल हो, वो कोई भी सेक्टर हो, वो ऑटो इंडस्ट्री हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, उस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, आपके मुल्क में खुशहाली आएगी। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जिस इंडस्ट्री का जो लॉबिंग ज़्यादा हो जाती है उसके लिए काम हो जाता है, वहाँ बेहतरी आ जाती है। बाकी 200 सेक्टर जो हैं वो अवॉइड कर दिया जाता है, उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है और उससे ख़राबी पैदा होती है। मेरा कहना ये है कि आप तमाम चीज़ों को, जिस तरह आप एक एग्ज़ाम में बैठता है एक बच्चा, तो उसके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की। बिल्कुल। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करनी चाहिए बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए। अब बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी है कि सीपैक के आने के बाद जो है वो पाकिस्तान की मईशत काफ़ी बेहतर हो जाएगी और उसके अंदर बड़ी बेहतरी आ जाएगी। क्या हमें सीपैक पर इंहिसार करना चाहिए या अपने अंदर भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है? ये हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी सीपैक को लेकर। शाहिद साहब, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या समझते हैं सीपैक कितना अहम किरदार अदा कर सकता है हमारी मईशत में? सीपैक गेम चेंजर है जी, इसमें कोई शक नहीं है। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वो रियल इस्टेट हो, वो कंस्ट्रक्शन हो, ये सब चीज़ों का एक मिक्सचर है। और अगर इसको हम करने में कामयाब हो जाते हैं, बदकिस्मती से इस गवर्नमेंट में प्रायोरिटी नहीं है सीपैक की, लेकिन अल्टीमेटली ये इसको हमारी गवर्नमेंट को बनाना ही बनाना है। वो ये गवर्नमेंट बनाए या नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाए, तो जब तक ये बनेगा इंशाअल्लाह ताला हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा एक इनकलाब आएगा। ज़ाती तौर पे देखें इंडस्ट्री, उसके अगर आप देखें तो जगह जगह पर उनके सनती यूनिट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उनको मार्क किया गया है कि यहाँ हम अपने यूनिट्स लगाएंगे, वेयर हाउसेस बनेंगे। आपके पूरे सीपैक रूट्स पे कम अज़ कम 550 के करीब ऑयल स्टेशन बनेंगे, पेट्रोल पंप्स बनेंगे। इसी तरह आपके उसके से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलेंगी और आपकी जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है लोगों की वो बढ़ जाएगी, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन ऑब्सलीट हो चुकी है। एक वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और इससे स्पेशली टूरिज़म भी बढ़ेगा, पाकिस्तान की तिजारत भी बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को इसको फोकस करना चाहिए और इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करना चाहिए। आसिम साहब, मैं इसी को आगे लेकर चलूंगी। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये भी है, माना ये जाता है कि सीपैक का सिर्फ चाइनीज़ को ही फ़ायदा होगा, पाकिस्तानीज़ को फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीपैक से क्योंकि हाईवेज़ बन रहे हैं, चाइना सीपैक की मद में डैम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट दे रहा है पाकिस्तान को,
तो इसकी वजह से ओवरऑल जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसको बड़ा अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन जो सप्लाई चेन है तमाम पूरी को एक बहुत बेनिफिट मिला है, उसको एक बूम मिला है। तो इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे शाहिद साहब ने बताया, इनकी बात को सेकंड करूंगा कि बहुत सारे पेट्रोल स्टेशन जो है वो भी डेवलप होंगे, डेफिनेटली वहाँ पर भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर पेट्रोल स्टेशन बनेंगे वहाँ पर एक ट्रक शॉप भी खुलेगी, वहाँ पर एक पंक्चर वाला भी आएगा, तो डेफिनेटली अब वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं एक एरिया में है, तो उनकी भी कुछ अपनी ज़रूरियात है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ और भी लोग वहाँ पे आएंगे बिजनेस करने के लिए, क्योंकि लोगों की मूवमेंट शुरू होगी ना वहाँ पे, तो लोगों की मूवमेंट शुरू होगी, वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी, तो डेफिनेटली वहाँ पर ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करेंगी। शाह साहब ने एक और बात की, मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, सेकेंड करता हूँ कि तमाम सेक्टर्स को ग्रो करना चाहिए। हम इसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ में तमाम सेक्टर्स को भी बेनिफिट होना चाहिए। उसके अलावा अभी जो हमें अच्छे अशारिया मिले हैं उसमें ज़्यादातर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ, पुअर को इतना बेनिफिट नहीं हुआ। तो जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें तमाम सेक्टर्स और तमाम लोग, चाहे उसमें अमीर है, मिडिल इनकम वाले लोग हैं, चाहे उसमें गरीब लोग हैं, तमाम को इक्वल बेनिफिट होना चाहिए। अभी जो ग्रोथ हुई है उसमें पुअर को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जी शायद साहब। देखें, एक और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो है सर्विसेज सेक्टर। आपकी बहुत ज़्यादा हमारे जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि ओवरसीज़ जाकर दुनिया भर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। हमारी तमाम गवर्नमेंट्स जितनी भी आती रही हैं उन्होंने इस सेक्टर के ऊपर तवज्जो नहीं दी। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को, हमारी एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करना है तो हमें अपने सर्विसेज सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है। सही। That's all. तो सर्विस सेक्टर को, अच्छा ये बताइएगा मीर साहब के जिस तरह से हम कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल है, हर जगह पे सीमेंट, सरिये, बिजली, उसका बजरी का रेट अलग अलग होता है, क्या इनकी कीमतों को कम से कम 3 साल के लिए फिक्स कर देना बेहतर होगा? नहीं, कीमतें तो फिक्स नहीं की जा सकती, बिकॉज ये देखें, आप तो ताजिर हैं, आपने तो यही कहना है ना, फिर कीमतें फिक्स नहीं कर सकते। मैं ताजिर की हैसियत से नहीं ये बात कह रहा, ये जो ओपन मार्केट का जो तस्वर है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का और डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है और जो कीमतों का तयन करता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो कमोडिटीज़ हों या ये आप कंस्ट्रक्शन की अशिया कह लें या कोई और दीगर अशिया कह लें, तो इसमें जो है ये इन कीमतों को तो फिक्स तो किया नहीं जा सकता और ना ही कोई मैकेनिज़्म है ना होगा। हाँ, कीमतों को मुस्तहकम किया जा सकता है, फिक्स नहीं किया जा सकता, मुस्तहकम किया जा सकता है। मुस्तहकम का मतलब ये होता है कि एक कीमतों में जो उतार चढ़ाव आए वो इस तरह ना आए। आराम आराम से अगर कीमतें बढ़ें तो वो उसके असरात एकदम अचानक असरात जो है वो किसी आम सारिफ की जेब पर ना पड़े। जूं आमदनियाँ बढ़ें, फीकस आमदन बढ़े, तू जो है वो अगर अशिया की कीमतें भी बढ़ें, ताकि जो एक हमारा कंजम्पशन की इकॉनमी का तस्वर है कि हमारी कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो ज़्यादा बनेंगी भी, ज़्यादा बनेंगी तो मार्केट के अंदर कंपटीशन भी होगा और कीमतों का इस्तेहकाम भी आएगा। तो ये बुनियादी इसके अंदर फार्मूला है जो चलना चाहिए। बहरहाल आपने कीमतों के हवाले से बात की तो मेरा ख्याल है कि आप इनडायरेक्टली महंगाई के हवाले से भी बात करना चाह रही होंगी। तो इस वक्त जो हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जब तक कोरोना वायरस आया है, ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं वो गुज़िश्ता 10 साल के अरसे में इस वक्त टॉप लेवल पे आ गई हैं, वो हाईएस्ट लेवल पे आ चुकी हैं। अब देखिए, हम पाकिस्तान जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, ख़ास तौर पर ये ख़ित्ता पंजाब, ये तो वैसे भी एक फूड बास्केट है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ज़रूरत के लिए भी, खाने पीने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी गंदम भी बाहर से मंगवा रहे हैं, चीनी भी बाहर से मंगवा रहे हैं, दालें भी बाहर से मंगवा रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या वजह है कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इस तरह प्रमोट नहीं कर सके, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सके कि हम अपने 22 करोड़ अवाम की ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर सकते। देखें, चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन
चीनी की प्राइस आज भी 110 रुपये किलो है। आपकी गंदम देखें, गंदम की आपने सपोर्ट प्राइस जो है वो 1800 रुपये मन मुकर्रर की। अब जब सपोर्ट प्राइस 1800 रुपये मन मुकर्रर की तो आपने साथ ही साथ जो उसकी इनपुट्स थी उनको सब्सिडाइज़ किया, खाद वगैरह और दीगर चीज़ें। जब उनकी इनपुट्स को सब्सिडाइज़ किया तो टैक्स पेयर का पैसा वहाँ खर्च किया और गंदम महंगी खरीद ली आपने काश्तकार से। जब काश्तकार से गंदम महंगी खरीदी तो आपको नज़र आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 2.8% की ग्रोथ हो गई। अब आप बड़े खुश हो गए कि यार ये तो ग्रोथ हो गई है, लेकिन वो ग्रोथ हुई कैसे कि आपको सब्सिडाइज इनपुट्स देनी पड़ी और सपोर्ट प्राइस बढ़ानी पड़ी। अब जब सपोर्ट प्राइस आपने बढ़ा दी तो जो वो गंदम जो है जब उसका आटा बना तो आटे की आपने कीमत मुकर्रर की हुई थी 960 रुपया 20 किलो के आटे का थैला। आज वो आटे का थैला आपको मिल रहा है तकरीबन 1080 और 1100 रुपये में। फिर महंगाई हो गई। अब क्या करेंगे आप? फिर आप यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएंगे, फिर सब्सिडी देंगे और फिर सस्ता आटा देंगे। इसका मतलब है कि आप देखेंगे ये पूरी चेन में आपने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद जगहों पर मुतअद्दिद बार सब्सिडी दी। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि उसकी जो यील्ड है, जो उसकी यील्ड है पर एकड़ यील्ड, वो इतनी कम है कि उसे बारे में नहीं है। ये पूरा एक विशियस सर्कल है। बिल्कुल सर्कल है। और हमारा टॉपिक जो है ना वो बेसिकली मैशे से हटकर थोड़ा महंगाई की तरफ चला गया है। आसिम साहब क्या समझते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम बेस्ड है प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, और जाहिर बात है प्रॉपर्टी के साथ और भी कई इंडस्ट्रीज जो है वो मुंसलिक होती हैं। हम किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी का जो काम है वो किस तरह से मैशत को बूम कर सकता है? प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए, अभी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो 2.3% है और वो भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। तो अगर अभी हम रिसेंटली देखें तो अभी हम आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उसमें भी थोड़ा सा फंसे हुए हैं। अभी शौकत तरीन साहब ने आईएमएफ से कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हुई कि वो उनसे थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ाने के लिए कह रहे थे, टैक्सेस को बढ़ाने के लिए कह रहे थे, और अभी वो मामला तय नहीं हुए। अगर वो मामला तय नहीं होते तो डेफिनेटली जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो बूम आया था उसमें थोड़ा सा मुझे जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो सकती है, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा कि एमनेस्टी स्कीम जो है वो ख़त्म करना पड़ेगी। कुछ जो विद होल्डिंग टैक्सेस से वो दोबारा गवर्नमेंट को करना पड़ेंगे। इस सेक्टर में स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आईएमएफ मान जाता है कि ठीक है आप दिसंबर तक हम आपको छूट दे देते हैं, कोविड है, आप डेफिनेटली उससे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके अंदर दोबारा जैसे वो उसकी ग्रोथ चल रही है इसी तरह वो पेश चलती रहेगी। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो लिंक कर रहे हैं। उसकी अगर सप्लाई चेन, अब देखें कंस्ट्रक्शन के अंदर मटेरियल क्या क्या यूज़ हो रहा है, उसके अंदर सीमेंट यूज़ हो रहा है, उसके अंदर मार्बल यूज़ हो रहा है, टाइल्स वगैरह हैं, उसके अंदर मट्टी है, उसके अलावा रेत है, सीमेंट है, तो उसके बाद सरिया भी है, बजरी भी है। ये सारा जितने भी इससे जो लिंक कर रहे हैं सप्लाई चेन के साथ वो तमाम लोगों को उसका बेनिफिट होगा। अच्छा, अब इसकी वजह से जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर इनको फैसिलिटेट कर रहा है उसके अंदर भी डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। शाहिद साहब क्या इनपुट देना चाह रहे हैं आप? जी देखें, हर मुल्क में एक पोटेंशियल होती है। हमारे मुल्क में रियल एस्टेट की बहुत पोटेंशियल है। मैं ये समझता हूँ जो आपने क्वेश्चन किया उसके अकॉर्डिंगली कि पाकिस्तान को हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह दुबई ने और टर्की और सिंगापुर ने एक एग्ज़ाम्पल सेट की, उसी तरह मेरा ख्याल है कि हमें भी उसके ऊपर वर्किंग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान को रेमिटेंस चाहिए बहुत बड़े लेवल पर अपने कर्ज़ों को ख़त्म करने के लिए और आईएमएफ या फैटफ से जान छुड़वाने के लिए या वर्ल्ड बैंक से। तो उसके लिए हमने कभी भी हमारे देखें, टर्की आपको नेशनलिटी देता है अगर आप वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसी तरह दुबई आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान ने आज तक कभी इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर भी ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि आपके पास फ़ौरन रेमिटेंस आए। वो प्रॉपर्टी चूँकि यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ इमार आया लेकिन यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई कि उसने अपने जो जितने प्रोजेक्ट्स थे उसको वाइंड अप किया, मासवाए एक दो के। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल चेन्स को इनवाइट करना चाहिए। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, बड़े बड़े
कंसोर्शियम्स हैं जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, हमने कभी उनको एड्रेस नहीं किया। हमारी मिनिस्ट्री आज तक कभी इस पर उसने काम ही नहीं किया। जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है उसने कभी इस पर काम नहीं किया। अगर इस सेक्टर पर काम किया जाए तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इतना बूम आ सकता है और हमें इतनी फॉरेन रेमिटेंस आ सकती है कि हमारे कर्जे भी ख़त्म हो सकते हैं और हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और खुशहाली भी आएगी। देखिए जी, मईशत की बेहतरी जो है वो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि एक तो आप अपनी सिमत का दुरुस्त तयन कर लें, फ़ैसला करें और फिर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको अपने मशावरती अमल और फ़ैसला साजी के अमल में शामिल करें और अपने लोगों पर एतमाद करें। अपने लोगों को चोर, डाकू, लुटेरे या अपने लोगों को इस तरह के दीगर मनफी अलकाबात से नवाजना बंद करें। आप जो है वो ख़ुद गंगा नहाए हुए नहीं हैं, दूध के धुले हुए नहीं हैं। पिछले गुनाह गलतियां उनको माफ़ करें, आगे की सोचें और अपनी नस्लों का जो है वो सोचें, आने वाली नस्लों का। तो ये तो एक आपका बड़ा एक दुरुस्त इक़दाम होगा और आपकी सिमत का तयन हो जाएगा, मैशत आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, इन्होंने ऐसा करना नहीं है। न सिर्फ इस प्रोग्राम में बल्कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम्स के अंदर बहुत से लोगों की राय ये होती है कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है। बजाता खुद बहैसियत मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी मैशत को ठीक करना चाहते हैं तो हमें खुद को ठीक करना होगा। अगर आप एक जगह से गुजरते हैं, वहां पर 200 का रेट है, तो आगे जाएंगे तो 150 का होगा, उससे आगे जाएंगे तो 450 होगा। एक मार्केट में रेट कुछ और है, दूसरी मार्केट में रेट कुछ और है। हाँ जी भाई, चीनी कितने की है? 150 रुपए दी, नहीं देनी, यह तो बहुत महंगा रेट है, 80 रुपए रेट चल रहा है, तो जाइए आप जाके वहां से ले लें। बात सिर्फ गवर्नमेंट को ही आप पेंच नहीं कर सकते, बहुत सी जगहों पे हमें अपने गिरेबान में झांकने की भी जरूरत होती है। क्योंकि हमने डिस्कस किया है इस प्रोग्राम में मैशत को लेकर, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि मैशत बड़ा सही ड्राई सा सब्जेक्ट है, इस पर कैसे बात करेंगे ये वो। ऑब्वियसली मैशत एक वो टॉपिक है जिस पर हम सारे टॉपिक्स को कंक्लूड करके एक इनपुट लेकर आते हैं, और इनपुट इन्होंने दिया कि हमें अपनी सिमत का दुरुस्त तयन करना होगा, हमें अपनी डायरेक्शन जो है वो ठीक करनी होगी। नो डाउट आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी का काम मजीद बेहतर होगा, क्योंकि शाहिद साहब आपको पता ही है कि जो इन्होंने इस्लाहात दी हैं उससे ना सिर्फ थोड़ा बल्कि काफी ज्यादा फर्क भी पड़ चुका है। टैक्स छूट भी काफी दे दी गई है इस चीज के ऊपर। नाज़रीन, अभी बात हमारी यहाँ पर तो खत्म हो गई है, लेकिन प्रोग्राम जब भी इख्तिताम पे पहुंचता है तो मैं समझती हूँ तभी आगाज होना शुरू हुआ है इस प्रोग्राम का। लेकिन आप घबराएं नहीं, आपसे मुलाकात होती रहेगी। लेकिन अगले प्रोग्राम में तब से पहले जो है मैं मेहमानों का तारुफ करूंगी। आसिम इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहूंगी, अल्लाह ने के बाद।